Hi friends, good evening to all of you. I'm most welcome to all of you in आलम CSA GS classes. ये GS की क्लासेस है और जिसमें मैंने आज पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसमें से सेलेक्ट किया फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक प्रतियोगिता होती है, जो कंपटीशन की एग्जामिनेशन होती है उसमें पूछी जाती है। तो ये इस लिहाज से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है और इसमें से बहुत सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाला जाता है, जैसे कि सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, जीडी का हो, बैंकिंग का हो, इसमें से फंडामेंटल राइट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। एग्जामिनेशन, आई मीन टू सी दैट during the examination period in the examination hall they stuck their self having gone at some point because they don't have the proper knowledge about the fundamental rights. I mean to say that they haven't go thoroughly the topic of the fundamental rights. If they have gone thoroughly the fundamental rights, then they can observe and they can sort out the questions easily. इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि ये फंडामेंटल राइट्स मैंने टॉपिक क्यों चुना कि हमारे जो गांव समाज में होते हैं या आसपास में होते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते भी नहीं कि उनकी मूल अधिकार क्या है, इसके बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है। जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स है या पुलिस अधिकारी है आके उनको धमका के डरा के चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं कि उनकी फंडामेंटल राइट्स क्या है। Just government officers are not to threat to us. They are hired by the government to protect us. They are the servant of the public. They are public servant. वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, यानी पब्लिक की जनता की सेवा के लिए होते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, इट्स जस्ट वॉइस वर्सा, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि चलिए मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। तो अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो प्लीज़ अच्छे से देखिए, प्रेजेंस अपने माइंड को रखिए यहाँ पे और सारा प्रेजेंटेशंस के साथ इस पे फोकस कीजिए इस क्लास पे। आई थिंक दैट अगर आप भी देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी क्लासेस होने जा रही है आपके लिए। ये मैंने जो टॉपिक चुना है ये पॉलिटी जो है, ये पॉलिटी चुना है एम लक्ष्मीकांत का है। एम लक्ष्मीकांत में से मैंने नोट्स बनाना शुरू किया और उसी से मैं पढ़ाऊंगा भी। और फंडामेंटल राइट्स यानी इसमें होता है मूल अधिकार, हमारा मूल अधिकार। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई। यहाँ पे मैंने लिखा है द फंडामेंटल राइट्स आर इंश्योर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। यानी फंडामेंटल राइट्स क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख मिलता है, इसके बारे में बताया गया। और आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया। फिर यहाँ पे है इन दिस रिगार्ड तो इससे संदर्भित जो भी क्वेश्चंस है, इससे संदर्भ होने के बाद द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्ड इंस्पायरेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो फ्रेमर्स थे, जो हैंडीक्राफ्ट मतलब जो इसको तैयार कर रहे थे उस समय, जैसे B.R. अम्बेडकर थे और इनके बहुत सारे सहयोगी थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और जो मेन अध्यक्ष थे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का वो राजेंद्र प्रसाद थे, यानी 12 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट बनाया गया था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पे द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेराइव्ड इंस्पायरेशन, यानी जो फ्रेमर जो थे, बनाने वाले जो थे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको इंस्पायरेशन मिली कहाँ से, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए।
यूएसए से उन्हें बहुत सारा इंस्पायरेशन मिली, अपने आप को उन्होंने बहुत सारे यूएसए के जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से उन्होंने सीखा और देखा। और वो बिल क्या था यूएसए में? बिल ऑफ राइट। यूएसए में बिल ऑफ राइट होता है, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स होते हैं और यूएसए में बिल ऑफ राइट्स होते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे सेकेंड में, द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन राइटली, the part third of the constitution is rightly described as the, यानी जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो तीसरा भाग है उसको ऐसे डिस्क्राइब किया गया है, व्याख्यात किया गया है, उसका एक्सप्लेन किया गया एज कि मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम। मैग्ना कार्टा का क्या होता है? ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम, यानी आजादी का महान चार्टर, आजादी का महान चार्टर। इट फिर है यहाँ पे, इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जस्टिसिएबल। इसमें बहुत सारा, इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग, ये बहुत ही लंबा है, एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, और ये बहुत ही मतलब लंबा ये जो चीज है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और कॉम्प्रिहेंसिवली लिस्ट इसमें शामिल है, किसके लिए? जस्टिसिएबल, न्याय के लिए, न्याय के बारे में। फंडामेंटल राइट्स, जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स यानी मूल हमारे अधिकार के लिए। इनफैक्ट दरअसल द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर मोर एलाबोरेट, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बहुत ही ज्यादा एलाबोरेट है, बहुत ही उसको फ्लेयर किया गया है, elaborate than those found in the constitution of any other country in the world। यानी विश्व के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी संविधान है, उन सबसे ज्यादा एलाबोरेट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी संविधान है, उनसे सबसे बड़ा हमारी संविधान है, इंक्लूडिंग यूएसए, जिसमें यूएसए का संविधान में भी शामिल किया जाता है। यूएसए के संविधान से भी हमारी देश की जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बड़ा है। द फंडामेंटल राइट्स, अब यहाँ पे है, द फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। द फंडामेंटल राइट्स are granted by the constitution to all persons without any discrimination। यानी फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन सारे लोगों को दिया जाता है जो हमारे देश में है, और जो बाहर से, मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स बाहरी फॉरेनर को दिया जाता है, लेकिन सारे के सारे जो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के द्वारा सभी लोगों को दिया जाता है, बिना किसी के साथ भेदभाव किए हुए। फिर है यहाँ पे दे अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे है दे अपहोल्ड, यानी वो जितने भी चीज है सबकी इक्वालिटी को एक साथ समाहित करता है, यानी सबको इक्वल, यानी समान जो है इक्वल भागीदारी देता है, सबको इक्वालिटी देता है, समानता का अधिकार देता है। फिर है द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी सबकी प्रतिष्ठा, उनकी डिग्निटी बनाए रखने के लिए अधिकार देता है। एंड द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, और पब्लिक का इंटरेस्ट, जो पब्लिक होती है, जनता होती है, उनकी रुचि के अनुसार इसने दिया हुआ है। एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, और भारत में अपने नेशन के, अपने राष्ट्र के यूनिटी बनाए रखने के लिए इसने फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटेड किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द फंडामेंटल राइट्स आर मींट फॉर, फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये होता है कि फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये होता है कि प्रमोट करना,
उसको जो पॉलिटिकल आइडिया होती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है, उन आइडिया को प्रमोट करना यानी आगे बढ़ाना। फिर है दे प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन, वह किसी भी सत्तावादी के सत्ता को बनाए रखने में उसको मतलब अधिकार नहीं देता है कि कोई भी इंसान हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अपनी सत्ता को हमेशा वो बनाए रखे। इसीलिए तो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बहुत ही अधिकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें अधिकार देता है कि 5 साल पे चाहे तो जो भी गवर्नमेंट हो 5 साल के बाद हम उनको बदल सकते हैं। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट after each and every 5 years you have to change the government for the development of the nation in the favor of the nation। अगर किसी एक पार्टी की अगर सरकार बनी हुई रहती है 10 साल 15 साल 20 साल, तो वो पब्लिक जो इंटरेस्ट होता है उसके फेवर में काम नहीं करता है। फिर वहां पे अगर हम लोग देख रहे हैं वो मतलब जनता के पक्ष में काम नहीं करता, अपने अनुसार काम करता है। इसलिए हमें मतलब ब्यूटी है, सुंदरता है कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल राइट्स हमने दिया, और उस फंडामेंटल राइट्स का हम प्रयोग करते हैं हर एक 5 साल पे एज अ वोट यानी मत देकर। फिर यहाँ पे है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दे प्रिवेंट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी अथॉरिटेरियन, वो किसी भी सत्तावादी की सत्ता को बनाए रखने के पक्ष में नहीं है, वो उसका विरोध करता है। यानी 5 साल पे आप अपने मत देते और फिर सत्ता को चुनते हैं, सत्ता में लाते हैं किसी भी पार्टी को। एंड द डेस्पोटिक रूल्स, और उनका जो निरंकुश या बेलगाम जो रूल्स और कानून होता है, नियम और कानून होते हैं इन द कंट्री, मतलब किसी भी देश में, उसको वो प्रिवेंट करता, उसको रोकता है करने से, मनमानी उनके करने से रोकता है। लेकिन आजकल हम लोग देख सकते हैं, we can hear that each and everything is going out of the interest of the public. Government is not going with the interest of the public, यानी गवर्नमेंट को जो चाहे जैसी बिल चाहे वो बिल पास कर रही है, और विपक्ष को बता भी नहीं रहे। विपक्ष के पास कोई मतलब चीज ही नहीं, विपक्ष कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो ये क्या हुआ, एक टायरेंसी हो गई इस तरह से। ये डेमोक्रेसी नहीं रही, डेमोक्रेसी की ब्यूटी नहीं है। डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये है कि आप पब्लिक के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, पूरे 1 साल किसान वहां पर रहे, हजारों किसानों ने जान अपना दिया, और तब जाके वो बिल वापस ली। भाई ये बिल वापस क्यों नहीं ली? जब अगर आपको बिल वापस लेनी ही थी तो उसी समय बिल वापस ले लेते। कमेटी बनी थी, किसान आंदोलन कर रहे थे, आप कमेटी बनाते, कमेटी से मतलब जो भी आपका ओपिनियन लेते, नोशन लेते, उनका विचार लेते और फिर उसको रद्द करते। और आप 1 साल के बाद उस चीज को रद्द कर रहे हैं कि 1 साल के बाद कमेटी में बहुत सारे जो मतलब मेंबर थे उन्होंने इसका इंफॉर्मेशन दिया और हजारों हजार के संख्या में किसान का डेथ हो गया, तब आपने इस चीज मतलब किया। खैर ये मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो मैं बता रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट के अनुसार कोई भी बिल है उसको पास करना चाहिए, उसको लाना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट में जाके ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ओके, अगर 5 साल से कोई ज़्यादा पार्टी रहती है, 10 साल 15 साल रहती है, तो वह अथॉरिटेरियन हो जाती है, नहीं सत्तावादी हो जाती है, और वह सत्ता में ही रहने के लिए जो चाहे वो करती है, अपने मनमाने ढंग से काम करती है। तो ऐसी चीज़ ये ब्यूटी नहीं है, ये हमारी प्रजातंत्र नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज of individuals, protect the liberties and freedoms of the people against the invasions by the state। यानी स्टेट कोई भी नेशंस में जो नेशंस है, जिस नेशंस में मतलब लोग रह रहे हैं वहाँ के पब्लिक जो है उनकी प्रोटेक्ट करती, लिबर्टीज और फ्रीडम स्वतंत्रता की, और पीपल के अगेंस्ट में जाके वो स्टेट या नेशन जो है वो कोई ऐसा काम ना करे। फिर यहाँ पे आए
आते हैं हम लोग, दे ऑपरेट एज limitations, they operate as limitations on the tyranny of the executive, यानी वो लोग इस तरह से ऑपरेट करते हैं कि लिमिटेशंस करने के लिए। टायरेनी मतलब अत्याचार, जुल्म। अगर वो ज़्यादा सत्तावादी हो जाते हैं तो वो अपने लिमिटेशंस को खो देते हैं, यानी जनता के इंटरेस्ट को भूल जाते हैं और फिर वो अपने अनुसार टायरेनी, जुल्म, अपने अनुसार सारे बिल जो होता है उसको पास करते हैं, उसको लाते हैं। फिर यहाँ पे है ऑफ द एग्जीक्यूटिव मतलब विधान कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारिणी में, एंड आर्बिट्ररी लॉस ऑफ द लेजिस्लेटिव, आर्बिट्ररी लॉज ऑफ द लेजिस्लेटिव, और जो लेजिस्लेटिव होता है, विधानमंडल होता है, उसमें अपने अनुसार नियम कानून, मनमाने ढंग से वो लोग नियम कानून बनाते हैं और फिर आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। वो मनमाने कुछ क्यों नहीं कर सकते जब फिर सारे जनता रोड पे आ जाए, रेवोल्यूशन शुरू कर दे, आंदोलन शुरू कर दे, प्रोटेक्ट मतलब इसके विरोध में आवाज उठाना शुरू कर दे, तो गवर्नमेंट को फिर हार माननी होती है। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो सारी चीजें दी है जिसे हम कर सकते हैं और हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही सर्वोपरि मान के उसको फॉलो करना चाहिए और फॉलो भी करते हैं। फॉलो करना चाहिए नहीं, फॉलो करते ही हैं, क्योंकि ये हमारे सबसे किसी भी धर्म ग्रंथ है उससे बढ़ के है एक हमारे देश के लिए। लेजिस्लेटिव एंड इन शॉर्ट, संक्षेप में दे एम टू एस्टैब्लिशिंग, उसका लक्ष्य होता है कि एस्टैब्लिश करना क्या, अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट अ मैन, अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज, जो सरकार है उसके नियम कानून को स्थापित करना 5 साल के अंदर, ना कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक सत्तावादी व्यक्ति के सत्ता को बार बार स्थापित करना। चलिए आगे बढ़। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में जो नेक्स्ट है वो क्या चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे बताया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि द फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज, फंडामेंटल राइट्स इसलिए उसका नाम दिया गया क्योंकि दे आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये गारंटी दी जाती है, गारंटेड किया जाता है, इसको संरक्षित किया जाता है और प्रोटेक्टेड किया जाता है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, इसलिए इसका नाम फंडामेंटल राइट्स दिया गया। फिर है यहाँ पे विच इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, जो फंडामेंटल लॉ है, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, यानी इसका मुख्य है, इसकी अहम कड़ी है फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन की अहम कड़ी है फंडामेंटल राइट्स। फिर यहाँ पे देख सकते हैं दे आर फंडामेंटल, ये सारे के सारे फंडामेंटल है, क्यों, ऑल्सो इन सेंस इस समझ में कि that are most essential for all rounded development, यानी फंडामेंटल राइट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ऑल राउंड यानी चारों तरफ से चौमुखी विकास के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसमें क्या क्या जैसे होता है, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। फिर है यहाँ पे स्पिरिचुअल ऑफ द इंडिविजुअल्स, एक खास व्यक्ति का, यानी एक खास व्यक्ति है उसका मटेरियल जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है, इंटेलेक्चुअल से उसके बाद जो है वो व्याख्या कर सकता है, लोगों को बता सकता है, समझा सकता है, इंटेलेक्चुअल्स, मोरल और स्पिरिचुअल, मोरल नैतिक और स्पिरिचुअल आत्मा की ज्ञान जो उसे प्राप्त हो रही है, जो मतलब वो जान रहा है उसके बारे में। फिर यहाँ पे देखेंगे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 7 फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने 7 फंडामेंटल राइट्स शुरू में हमें दिया था, जब ये बना हुआ था
तो 7 उसमें फंडामेंटल राइट्स है जो दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये होता है कि उसे वायलेट नहीं किया जाता। इफ योर फंडामेंटल राइट इज being violated, you can directly go to the Supreme Court for your fundamental rights। यानी फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको संरक्षित करता है। तो इसलिए शुरुआत में फंडामेंटल राइट्स कितने थे हमारे? 7 थे। कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे। अब हम देखते हैं कि 7 फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या था। फर्स्ट है, और कहां से कहां तक था? 12 to 35, 12 to 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। फर्स्ट है हमारा, देखते हैं, राइट टू इक्वालिटी। यानी राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। समानता का अधिकार कहां से है? राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 के बीच में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा जो है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 19 to 22, यानी 19 से 22 तक। क्या चीज है? राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये कहा? आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब कि शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का अधिकार। ये आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया। 25 से 28 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी धर्म और जाति के हैं, यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन्स, कास्ट, इन सब पे आपको कोई भेदभाव आपके साथ नहीं कर सकता है। तो ये आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। फिर यहाँ पे देखते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ये आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए। आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया। फिर है यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ये आर्टिकल 31, संपत्ति का अधिकार जो है वो आर्टिकल 31, बट इसे यहां से हटा दिया गया। इट इज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। As per the Constitution Amendment Act, या as per Constitution Amendment Act 44th 1976, यानी जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1976 में, उसके अनुसार इसको राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था 31 को, और ये जो फंडामेंटल राइट्स था ये फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। नाउ इट इज
इट इज लीगल राइट। नाउ इट इज लीगल राइट, यानी राइट टू प्रॉपर्टी जो है इट इज लीगल राइट। प्रॉपर्टी इज नाउ प्रॉपर्टी इज लीगल राइट इन आर्टिकल 300A। यानी अब एक कानूनी अधिकार है आपका, अब फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, यानी इसे फंडामेंटल राइट से हटा के अब ये कानूनी अधिकार दिया गया है आपको। किसमें? आर्टिकल 300 में। किसमें है? आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A में दिया गया। फिर हम लोग देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Dr. B.R. Ambedkar said that Article 32 is the soul or spirit of the Constitution। यानी जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, यानी संविधान सुधार की व्यवस्था जो है आर्टिकल 32 में दिया गया। और जो B.R. अम्बेडकर जो थे, B.R. अम्बेडकर के अनुसार ये आर्टिकल 32 जो है यह संविधान की आत्मा है। इट इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ड्स ऑफ B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा है। एंड प्राय ऑफन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज whether it is PCS और it is UPSC। ये चाहे PCS हो चाहे UPSC हो या बहुत सारे कंपटीशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए कि आत्मा का जो संविधान की आत्मा है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन में, या आर्टिकल 32 के अनुसार क्या कहा गया। तो ये आर्टिकल 32 में इसको कहा गया सोल ऑफ, आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। चलिए लेट्स, आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे द मैसेज टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो मैं मतलब आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या। फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने कल बहुत सारी चीजें बताई थी, मैंने आज इसके बारे में बताया। और मैंने बताया कि कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 7 फंडामेंटल। शुरुआत में कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें से एक को हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको रिमूव करके 300 में लीगल राइट बना दिया गया है। और उसके बाद से अब 6, अभी प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स है। शुरुआत में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे। अभी कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो इस लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग, आई होप दैट आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को। और टुमारो जो है, मैं जो नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाने जा रहा हूँ, इट विल बी द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता क्या है, सॉरी नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैं इसके बारे में नेक्स्ट वाला जो एपिसोड होगा, नेक्स्ट जो पार्ट होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे कि फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स की विशेषता क्या है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारा मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, यह हमारा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। यह हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वायलेटेड। अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो आप इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डिनाइड, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी डिनाइड योर क्वेश्चंस और योर कंप्लेन। सुप्रीम कोर्ट आपके इस कंप्लेन को डिनाइड नहीं कर सकती है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्टर है। तो चलिए आज के क्लास में यही को ओवर करता हूँ। और मैं आप लोग से आग्रह करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यानी विनम्रता के साथ कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। दिस राइट वे, दिस चैनल नीड्स योर सपोर्ट, यानी आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो जितना से जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए। जितना होगा ऐसे क्लासेस
फंडामेंटल राइट्स हुआ, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, यानी कंपटीशन से जितने भी रिगार्डिंग है उससे मैं सारे क्लासेस लाने वाला हूँ। धीरे 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 रिकॉर्ड करते जाऊँगा और मैं डालते जाऊँगा। और मैं लाइव भी आने की कोशिश, मतलब अभी मेरे पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जो टूल्स नहीं है जो ज़रूरी चाहिए लाइव आने के लिए। और जैसे ही मेरे पास वो सारे टूल्स आ जाते हैं तो मैं जो फिजिकल क्लास जो होते हैं, फेस टू फेस क्लास होते हैं, मतलब बैठ के क्लास में लाइकवाइज मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे। ओके, तो क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। चलिए, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हिंद।